हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को अपलोड कर रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और सारे के सारे लेक्चर्स को पार्ट वाइज देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। यकीनन आपको समझ में आएगा, एक बार जरूर देखें। तो आइए देर ना करते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहला ओम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। चेक कर लेता हूँ सर माइक सही है कि नहीं। चलो जी, तो देखते हैं। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है सबसे पहला तो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ समझाता हूँ आपको कि क्या कहता है ओम्स लॉ। देखो, ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, उन्होंने देखो अपने लॉ में क्या कहा था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, इसका सेंस देखो क्या है। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर कर लिया है। इस सर्किट में हमने ये रेजिस्टेंस आर ले रखा है। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ। इधर लगा है स्विच। तो हम जानते हैं कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस सर्किट में क्या फ्लो करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और हम जानते हैं इस बैटरी से हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम ने अपने लॉ में क्या कहा था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस सर्किट के या कह सकते हो इस पूरे रेजिस्टेंस के टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट रखते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कर लो कि हमने कुछ बैटरीज ले रखे हैं। सबसे पहला जो है हमने सेल फोन का बैटरी लिया हुआ है। दूसरा सपोज कर लो कि हमने बाइक का बैटरी लिया हुआ है। ठीक है ना, तीसरा हमने इन्वर्टर का बैटरी लिया हुआ है। ठीक है, इन सारे बैटरीज में कुछ हम डिफरेंसेस देखेंगे कि अगर हमने सेल फोन का बैटरी लिया है, यानी कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का बैटरी लिए हुए हैं, तो उससे अगर हम कोशिश करेंगे कि हमें CFL जलाना है तो CFL ग्लो नहीं करेगा फ्रॉम दैट बैटरी। ठीक है, अगर हम बाइक के बैटरी से कोशिश करते हैं CFL जलाने का तो CFL तो जल जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि तुम्हें CFL भी जलाना है, फ़ैन भी चलाना है और टेलीविज़न भी चलाना है, तो सारे एक साथ वर्क करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर हम एक इन्वर्टर की बैटरी लेते हैं तो इन्वर्टर की बैटरी से हम टीवी भी देख सकते हैं, फ़ैन भी चला सकते हैं और CFL भी जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई कहे कि उस इन्वर्टर की बैटरी से तुम्हें फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, AC भी चलाना है, तो क्या उसको चलाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये सारे वर्क नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखो, ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग बैटरी का अलग अलग लिमिट है, एक तरह से कह सकते हो। किसका लिमिट है? पोटेंशियल का। ठीक है, सेल फोन की बैटरी है, उसका पोटेंशियल कम है तो उससे करंट भी कम फ्लो कर रहा है, इसलिए उससे CFL ग्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, हम बाइक की बैटरी लेते हैं, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ाते हैं तो फ्लो करने वाला करंट थोड़ा और बढ़ गया। हमने पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ाया, हम इन्वर्टर का बैटरी लेते हैं तो इन्वर्टर के बैटरी के केस में थोड़ा सा पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ गया। यानी सिंपली हमने देखा क्या कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। अगर हम पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कम होता जाएगा। ठीक है ना, अब देखना इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा R। ठीक है, वेयर R क्या बच्चों? वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, अब देखते हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। रेजिस्टेंस बराबर हमें मिल जाएगा V/I। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस को इससे
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं क्या कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो होता है, अप्लाइड पोटेंशियल और फ्लो ऑफ करंट का रेशियो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट देखो क्या होगा, हम जानते हैं पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है और करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। तो कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर इस रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बन जाएगा, या फिर इसी को हम ओम भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल सप्लाई देने पर इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें रेजिस्टेंस को समझाना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है। जनरली एक फील तो आना चाहिए ना यार कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, या रेजिस्टेंस इसमें कैसे, तो किसी कंडक्टर में या फिर सेमी कंडक्टर में या इंसुलेटर में कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फील लाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज कर लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, ऐसा एक कंडक्टर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, और कह सकते हो इंसुलेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। तो कंडक्टर में हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कह सकते हो हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं। मीन्स यह हुआ कि इसका कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस पर कुछ पोटेंशियल सप्लाई देंगे, जैसे ही इस सर्किट में हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी कि कह सकते हो कि कुछ पोटेंशियल सप्लाई देंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और इनका पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये जो हमने जो बैटरी लिया हुआ है, ये वी लिखने का सेंस क्या है कि यहाँ पर बैटरी है। चलो हमने बैटरी यहाँ पर बना देना। ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया और ये कनेक्टेड है स्विच से। जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो हम जानते हैं कि बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है जी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। मीन्स ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जरा सोचो कि ये अनलाइक चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव का अनलाइक क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, कह सकते हो पॉजिटिव की तरफ आएगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूं आपको। जनरली देखो होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ फोर्स लगेगा इस पोटेंशियल के कारण, अप्लाइड पोटेंशियल के कारण, यहाँ पे कुछ हमने अप्लाइड किया पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इस अप्लाइड पोटेंशियल कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, यानी जिस फोर्स के कारण ये अट्रैक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जब ये आगे की तरफ मूव करते हुए आएंगे तो जनरली कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वह भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कह सकते हो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर यह इलेक्ट्रॉन आगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हुए जा रहा है तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसको अपोज करेगा, और जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे तो कह सकते हो कि दोनों में रिपल्सन आएगा और दोनों फिर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन सिर्फ एक के साथ तो होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपेल करते जाएंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कह सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। रेजिस्टेंस उत्पन्न होने से क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट का अपोज होगा, और जब फ्लो ऑफ करंट का अपोज होगा तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट शो होता है। ठीक है, खैर हीटिंग इफेक्ट तो अभी यहाँ पे कंडक्टर में नहीं कह सकते हो, कंडक्टर में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता कि हीटिंग इफेक्ट शो हो, लेकिन हमने बताया आपको कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, और इस रेजिस्टेंस
का जनरेशन कैसे होता है या ये रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होता है, ये भी चीज़ आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, या इस रेजिस्टेंस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सेंस यह हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी डबल हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, खुद से देख लो। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो देखना, इधर देखते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रजिस्टर ले रखा है और इस रजिस्टर पे हमने कुछ पोटेंशियल सप्लाई दिया है। यहाँ पर हमारा स्विच है। ठीक है, तो जैसे हम कुछ पोटेंशियल सप्लाई देंगे तो हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, और यहाँ पे है रजिस्टर। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, और सपोज कर लो कि एक दूसरा सर्किट है, इस सर्किट में भी रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर का जो वैल्यू है ये है R2 और R2 का वैल्यू है 2R। ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मान लो हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पर जितना पोटेंशियल सप्लाई हम दिए थे उतना ही पोटेंशियल सप्लाई हम इस दूसरे वाले में भी दे रहे हैं। ठीक है, इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया तो दोनों में क्या चेंजिंग आएगी, कह सकते हो करंट तो दोनों में सेम फ्लो करना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों में करंट सेम नहीं फ्लो करेगा। भले ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया है और भले ही करंट कह सकते हो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस दोनों जगह का अलग अलग है। तो अलग अलग रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, या कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करेगा। ठीक है ना, तो और अलग अलग तरह से अपोज करेगा, इसलिए वैल्यू ऑफ करंट देखिए चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हो इन दिस केस V इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको R इंटू आई। ठीक है, I बराबर क्या मिल जाएगा V/R, बोलो होगा कि नहीं होगा ना, पहले वाले के अकॉर्डिंग देखे तो। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ करंट चेंज हो जा रहा है, तो I डैश बराबर बोलो क्या हो जाएगा V/2R, बोलो होगा ना, V/2R हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखना हमें क्या मिलेगा, मिलेगा I डैश अपॉन I विल बी इक्वल्स टू V/2R होल डिवाइडेड बाई V/R। V से देखो V कटा और R से R कटा, तो कह सकते हो I डैश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा I/2। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू डबल हो जाए तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा। सिमिलरली कह सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाफ हो जाए तो करंट का वैल्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो जी, सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ ऑफ मटेरियल या कह सकते हो लेंथ ऑफ कंडक्टर या कह सकते हो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो कह सकते हो क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, देखो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। मीन्स दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा है जी एरिया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का सेंस क्या है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, अच्छा ये कौन सा एरिया है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, जो वायर हमने लिया है उस वायर का कह सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसमें कम होगा, और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मीन्स सिंपली कह सकते हो क्या कि जो वायर, किसी वायर की थिकनेस यदि ज़्यादा होगी, अगर वायर का थिकनेस ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम पाया जाएगा, और यदि वायर का थिकनेस कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को देखो हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, देखिएगा हमें क्या मिलेगा। जब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ओके। और जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हट गई, और प्रोपोर्शनलिटी के हटने से यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ गया, तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर रो क्या है जी, रो है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। सो क्या बोलते हैं जी, रजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कह सकते हो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। देखो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन में रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। वो कंडीशन देखिए क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। देखो तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या मिल गया, रो इंटू ए डिवाइडेड बाई एल मिल गया। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि हम देखें तो एक स्पेशल कंडीशन में ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और वह कंडीशन कब होगा, जब हम एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं। यूनिट एरिया क्रॉस मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, जो हमने वायर लिया उसका एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका लेंथ भी 1 मीटर है, तो उस कंडीशन में कह सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया का वैल्यू यदि हमने 1 मीटर लिया और लेंथ का वैल्यू भी हमने 1 मीटर, सॉरी एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ का वैल्यू हमने 1 मीटर ले लिया, तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि जो रो की वैल्यू हो जाएगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन में जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड, सॉरी यहाँ पे अभी हमने 2 ही फैक्टर को डिस्कस किया हुआ है। आइए अभी 2 और फैक्टर हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मीन्स ये हुआ कि जो वायर हमने लिया है वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, यहाँ पे जो हमने वायर लिया है ना, ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। अगर यह वायर कह सकते हो कॉपर का होगा तो उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, अगर एलवाई का वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर के या जो हमने मटेरियल लिया हुआ है उस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और चौथा एंड लास्ट कंडीशन होता है टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी कह सकते हो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और इन द केस ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कह सकते हो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दो, यानी कि अगर हम वायर को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर हम वायर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, ये भी आपने समझ लिया होगा। रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। मैं एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा है, रेजिस्टिविटी का मैं आपको वो बता देता हूँ, एसआई यूनिट बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। ज़रा देखो तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है जी, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का क्या होगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, यानी मिला हमें क्या, ओम मीटर, ठीक है ना। तो सिंपली कह सकते हो क्या, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं अपने न्यू अपडेट्स को अपलोड करता हूं तो आपको आपके कोर्स रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेंगे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।